गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखकर उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार ने उनके मामले को गंभीरता से लिया है और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि मामले को गहराई से देखा जाए। चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था उन्होंने कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। और 5 राज्यों के चुनाव में नेशनल मीडिया में अगर किसी का सबसे कम जिक्र हो रहा है तो वो है मणिपुर के चुनाव का। खासकर नेशनल मीडिया इन चुनावों पर खामोश नजर आता है, लिहाजा ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने यहां उसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। कुमुकचुम जॉय किशन प्रचार में जुटे हैं। वो बीजेपी में भी रह चुके हैं और कांग्रेस में भी, अब जनता दल यूनाइटेड में हैं। वो थंगमई बंड सीट के मौजूदा विधायक भी हैं। हम सरकारें बनवाना ही नहीं जानते, खुद भी बना सकते हैं। किसने सोचा था कि मणिपुर में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। देखते रहिए, इस बार भी चौंक जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी मणिपुर की 60 में से 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के बागी हैं और कुछ बृंदा देवी जैसे भी हैं जो एक जुझारू पुलिसकर्मी रह चुकी हैं। अवैध ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के लिए जानी जाती हैं और युवाओं की आदर्श के रूप में देखी जाती हैं। वैसे अभी ये नहीं पता कि जेडीयू का इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। पिछली बार 22 साल पहले जब पार्टी यहां चुनाव लड़ी थी तो उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। उसका दावा है कि इस बार राज्य में उसकी मौजूदगी बढ़ी है। पिछले कुछ बरसों में उसने दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ सीटें जीती हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो कम से कम 10 सीटें जीतेगी। We have received so many applications, so many people have joined our party. हमें इतने आवेदन मिले हैं, इतने असरदार नेता हमारी पार्टी में आए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की साफ छवि से हमें काफी फायदा हुआ है। चुनाव के बाद जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा किसी से राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है। Understanding like thing. जेडीयू के सहयोगी बीजेपी इस खतरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। उसका दावा है कि जेडीयू के उम्मीदवार उसके नाराज बागी हैं। जिन्हें पार्टी के टिकट नहीं मिले और जो वफादार नहीं हैं, वो ऐसी छोटी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि जीत बीजेपी की ही होगी। जेडीयू अगर कुछ सीटें जीत भी जाती है तो उसकी असली चुनौती अपने विधायकों को बचाए रखने की होगी। पड़ोसी नागालैंड और अरुणाचल में उसके विधायक सत्ताधारी दलों में शामिल हो गए हैं। 80 और 90 के दशक में अविभाजित जनता दल ने मणिपुर में अपना राजनीतिक प्रभाव थोड़ा बनाया था और उस वक्त उसके विधायक भी थे राज्य के विधानसभा में। मगर इसके बाद सन 2000 में जनता दल यूनाइटेड ने पहली बार मणिपुर विधानसभा में अपना खाता खोला था और पिछले 20 सालों में जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। मगर इस बार वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि चुनाव के बाद वो दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाने के लिए भी तैयार हैं। इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती बयान के मामले में मुख्य आरोपी यति नरसिंहानंद की रिहाई हो चुकी है। उन्हें मंगलवार को जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को वो जेल से बाहर भी आ गया। अपने खिलाफ दर्ज दोनों मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। हरिद्वार जेल से बाहर आते यति नरसिंहानंद का स्वागत किसी नायक की तरह हुआ। गिरफ्तारी के महज 1 महीने के भीतर उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई। उनके वकीलों ने दावा किया कि अदालत ने इन आरोपों को बहुत गंभीर नहीं माना। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा मामले को बहुत गंभीर न पाते हुए और जमानत का उचित आधार पाते हुए इनको जमानत दे दी गई है। बाकी अभी इसकी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की शेष है। हरिद्वार की धर्म संसद में यति ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी। जिला अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद नफरती भाषण नहीं देंगे, भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, गवाहों को डराएंगे नहीं। इसके बावजूद यति हरिद्वार में धरने पर बैठ गए। हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार अपने सहयोगी नारायण त्यागी की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।
हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही त्यागी जी आ जाएंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी छुट के आ जाएंगे जमानत पे, हम लोग यहाँ से उठ के उन्हें लेकर चले जाएंगे। यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। विशेषज्ञों की बात अगर मानी जाए तो यति नरसिम्हानंद के रिहा होने के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई वो भड़काऊ भाषण देने की है, जिसमें आसानी से बेल मिल जाती है। बावजूद इसके कि हरिद्वार की धर्म संसद में न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम का आह्वान किया गया, बल्कि भारत के खिलाफ हथियार उठाने का भी। वहीं पत्रकार और कार्यकर्ता जो सरकार से सवाल पूछते हैं, कई बार उनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाती है जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है, जिसके कारण सालों साल वो जेल में पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल जहरीले भाषण देने वाले नरसिंहानंद यति रिहा हो चुके हैं और सरकार का विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता बरसों से जेल में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद हरिद्वार धर्म संसद में जो नफरती भाषण दिए गए, उस मामले में 2 आरोपियों के अलावा किसी और आरोपी की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और अब उनमें से एक यति नरसिम्हानंद बेल पे बाहर भी आ चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय कौशिक और हरिद्वार में राहुल कुमार के साथ मीनाक्षी डोंगरे, NDTV न्यूज़। देश के सबसे साफ शहर इंदौर ने कचरे को ऊर्जा में बदलने का अभियान शुरू कर दिया है। शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बनाया गया है, जिससे आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें जल्दी ही बायो CNG से चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वेस्ट टू वेल्थ के मूर्त रूप का उद्घाटन करेंगे। इंदौर के देवगुराड़िया में कभी कचरा डंप होता था। आज यहाँ 15 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा और पूरे एशिया में कई मायनों में अनूठा बायो CNG संयंत्र तैयार है। 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में हर रोज औसतन 700 टन गीला कचरा और 400 टन सूखा कचरा निकलता है। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के मंत्र पर इंदौर और ये संयंत्र चल रहा है। सेग्रीगेटेड जो गीला कूड़ा है, जिसे हम जैविक कूड़ा कहते हैं, वो प्लांट पे नगर निगम द्वारा लाया जाता है। उसको हम एक डीप बंकर में अनलोड करते हैं, फिर वहाँ से जी फिर वहाँ से उसको हम ग्रैब क्रेन से उठा के फिर हम उसको प्री ट्रीटमेंट एरिया में, पीछे जो आप देख रहे हैं वो प्री ट्रीटमेंट एरिया है, यहाँ पे हम इसकी मिलिंग करते हैं, इसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं और जो स्लरी है जिसको हम क्वालिटी फीड भी कहते हैं, फिर इसको हम बड़े बड़े डाइजेस्टरों में डाइजेस्ट करते हैं 20-25 दिन तक। उससे बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को फिर हम ले जाते हैं बायोगैस स्टोरेज एरिया में, जहाँ पे मीथेन लगभग 55 to 60% होता है। फिर उसको हम ले जाते हैं गैस क्लीनिंग एंड अपग्रेडेशन एरिया में। देखिए कैसे सबसे पहले शहर के कचरे को इस बंकर में डाला जाता है। ग्रैब क्रेन की मदद से इसे प्रसंस्करण उपकरण तक पहुंचाकर अजैविक और फाइबरस पदार्थों को अलग किया जाता है। फिर सेपरेशन हैमर गीले कचरे को अच्छी गुणवत्ता के फीड यानी स्लरी में बदल देता है। पूरी प्रक्रिया इस कंट्रोल रूम के कंप्यूटर और मशीनों से संचालित होती है। हैमर मिल द्वारा तैयार की गई स्लरी को पूर्व अपघटन टैंकों में भेजा जाता है। आम भाषा में महीने भर से कम वक्त तक ये डाइजेस्टर टैंक स्लरी को पचाते हैं, जिससे इनका बायोमिथेनेशन हो सके और एक रासायनिक प्रक्रिया से यहाँ बायोगैस तैयार होती है, जिसे डाइजेस्टर टैंक के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा किया जाता है। CSTR मिजोफिलिक तकनीक से बने ये टैंक डेनमार्क से आए हैं। इस गैस में मीथेन 55 से 60% होता है, जिसे गैस पाइपलाइन से इन स्टोरेज गुब्बारों में भेजा जाता है। ये खास तरह के गुब्बारे के अंदर भी एक गुब्बारा है जिसके बीच में हवा है। ये सस्ते लेकिन बेहद मजबूत हैं। बायोगैस बलून से इन्हें आखिरी चरण में इस प्लांट में भेजा जाता है, जहां वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक से शुद्धिकरण कर इसमें मीथेन की मात्रा को 55 से 96% तक किया जाता है। यहाँ से सिलेंडर भी भरे जा रहे हैं और गैस स्टेशन भी तैयार है, जिससे योजना 400 बसें और 1000 से ज्यादा गाड़ियां चलाने की है। रोजाना 17 से 18 हजार लीटर डीजल बचाने की है। जितनी बसेस हैं यहाँ की सिटी बसेस जो हैं वो 100% कन्वर्ट हो रही हैं बायो CNG में। यहीं से CNG खरीदेंगी
इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है इनसे कि जो भी अवंतिका गैस का यहाँ पर अवंतिका गैस की CNG सप्लाई है, जो भी उनका रेट रहेगा उससे 5 रुपये कम बेचेंगे। ये आज 77 रुपीज़ है, तो उससे 5 रुपये कम 72 रुपये में ये लोग इनको सेल ऑफ करेंगे। तो तीसरा ये भी फ़ायदा है कि सभी बसेस हमारी बायो CNG में कन्वर्ट हो रही है, मतलब डीजल को रिप्लेसमेंट हो रहा है। उससे फर्दर जो कार्बन एमिशन होता, अदर ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग जो है कंट्रीब्यूट करती है, उनको जो एमिशन है वो रुक रहा है। तो न केवल 1,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रुक रहा है, बल्कि जो बसेस में डीजल से चल रही थी उनमें भी एमिशन रुकेगा। तो एक अलग वो दूसरा एनवायरमेंटल फायदा है। संयंत्र को 18 महीने में बनाया जाना था, लेकिन कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ये संयंत्र 15 महीने में बनकर तैयार हो गया। अब इंदौर की तैयारी स्वच्छता का छक्का लगाने की है। पिछले 5 वर्षों की ये जर्नी है इंदौर की, और इस वर्ष का जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हर बार स्वच्छता की तैयारी में, वो मिनिस्ट्री एक टूल किट लॉन्च करता है जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण की टूल किट कहते हैं। उसमें इस बार कोइंसिडेंटली प्रोसेसिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसेसिंग पे फोकस किया गया है। तो ये हम लोग के लिए एक माइलस्टोन होगा कि प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटी है हम लोग वेस्ट टू कंपोस्ट से वेस्ट टू बायो CNG पे अपग्रेड कर रहे हैं। इंदौर सबसे साफ शहर है, तो इसकी बड़ी वजह यहाँ के लोग हैं, प्रशासन है। सूखा गीला कचरा 100% घर से ही अलग होकर आता है। गीले कचरे का संयंत्र तैयार है, सूखा पहले से ही काम कर रहा है, जहाँ कुछ इस तरह की मशीनों और हाथों से प्लास्टिक और पेपर सहित करीब 12 तरह के सूखे कचरे को अलग अलग किया जाता है, और इससे भी शहर के पर्यावरण को फायदा हो रहा है, कचरे से कमाई भी हो रही है। और इन्हीं उपायों से इंदौर स्वच्छता का छक्का लगाने को तैयार है। उसी तरह से इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता में जीत चुका है और अब तैयार है पूरी तरह से लगाने के लिए स्वच्छता का छक्का। स्वच्छता में छक्का लगाने के उद्देश्य से देश का सबसे साफ शहर, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट के उद्घाटन के लिए तैयार है। इंदौर में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।